if you want to extort your husband, if you want to extort your matrimonial family members, in-laws, go and file a case against them. They will bend down and they will give the amount of alimony you deserve. ऐसा लगता है कि ये सुसाइड नहीं था, मर्डर था। कि अगर वाइफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करती है एंड इफ शी इज लिविंग इन एडल्ट्री, और प्रोसेस क्या है एक जज के ऊपर एक्शन लेने का? किसी भी जज के अगेंस्ट में क्रिमिनल केस नहीं कर सकता है, लेकिन इसमें कैच है। सुप्रीम कोर्ट को ये सब पता है। सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट मेक लॉ। तो क्या हस्बैंड को मेंटेनेंस मिलेगा या उस केस में भी हस्बैंड को ही मेंटेनेंस देना पड़ेगा? एक मर्द क्रिमिनल हो सकता है, वैसे एक औरत भी क्रिमिनल हो सकती है। इसीलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ मिस्टर राइट स्पीक्स। दोस्तों, लास्ट कुछ हफ्तों में हमारे देश में मेंस राइट को लेके काफी डिस्कशन हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली, अ टेकी फ्रॉम बैंगलोर, अतुल सुभाष, टुक हिज लाइफ, और उन्होंने अपनी जान देने से पहले एक वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने जुडिशियल सिस्टम पे आरोप लगाया है कि किस तरह ये पूरा जुडिशियल सिस्टम डिस्क्रिमिनेटरी है अगेंस्ट मेन, और किस तरह से इस खामी की वजह से, इस सिस्टम की कमियों की वजह से मर्दों को प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, हैरेसमेंट का सामना करना पड़ता है, इस हद तक कि वो अपनी जान देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। उन्होंने अपने इन-लॉज और बीवी पे भी ये एलिगेशंस लगाए हैं कि उन्होंने अतुल पे फेक केसेस लगाए, कुल 9 फेक केसेस लगाए, जिसमें से एक मर्डर का भी केस था। हालांकि उनके इन-लॉज और उनकी पत्नी गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन हमने अतुल को खो दिया है। आज का वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, बिकॉज आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस केस की टेक्निकलिटीज के बारे में, मैट्रिमोनियल केसेस एंड फेक केसेस की टेक्निकलिटीज के बारे में, ताकि हम एज मेन ऑफ इंडिया कैन प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम दीज फेक मैट्रिमोनियल केसेस इन दिस सिस्टम विच इज फुल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड फ्लॉज। इस टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं। ही इज एडवोकेट सिद्धार्थ रॉय। ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन and he is an advocate in Jharkhand High Court, and he is one of the best in his profession. Before we start with the conversation, I would want to make an appeal to the audience to please do subscribe to the channel, support us and help us grow so that we keep on bringing authentic information to you on a regular basis. Thank you so much. Let's move on to the conversation. Hello Siddharth, how are you, my brother? I'm good, Ambrose. How are you? I'm great. So Siddharth, आप हमारे ऑडियंस को ये बताइए कि आप कितने साल से झारखंड हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं? जी, मैं 15 ईयर्स से झारखंड हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। एंड व्हाट इज योर एक्सपर्टीज? आपकी एक्सपर्टीज क्या है? Actually, I am into criminal law. I also do matters relating to civil disputes and also service related disputes also. सिद्धार्थ, अभी हमारे देश में बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुआ है, जिसकी वजह से पूरे देश में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है और होपलेसनेस है, ना कि सिर्फ मर्दों में, औरतों में भी। अतुल सुभाष ने जो अपना वीडियो बनाया है और उसने जिस तरह से सिस्टम की खामियां गिनाई हैं, ऐसा लगता है कि ये सुसाइड नहीं था, मर्डर था। ऐसी बात नहीं है कि ये मर्डर है, लेकिन हाँ, सिस्टम में खामियां हैं। सिस्टम में खामियां हैं, हमारे जुडिशरी में खामियां हैं, हमारे लॉ बुक्स में खामियां हैं, हमारे लॉज में खामियां हैं। अब बहुत ही खामियां हैं। लूप होल्स आर देयर एवरीवेयर, लेकिन उस लूप होल को किस तरह से मिसयूज किया जा रहा है, दिस इज अ बर्निंग एग्जांपल। अब ये जो अतुल सुभाष का केस है, दिस इज नॉट द फर्स्ट केस। इससे पहले बहुत सारे केसेस हुए हैं जो कि अनरिपोर्टेड है, वो सोशल मीडिया में आए नहीं है। ये सोशल मीडिया में वायरल हो गया, इसीलिए अभी ह्यू एंड क्राई हो गया पूरा सोसाइटी में। कोर्ट्स आर टेकिंग कॉग्निजेंस अपने से, PILs आर गेटिंग फाइल्ड। बट ये जो सेक्शन है, डाउरी, क्रुएल्टी इन कनेक्शन विद डाउरी, इस सेक्शन का मिसयूज आज से नहीं हो रहा है।
पिछले 10 से 15 साल से ये मिसयूज और ज्यादा बढ़ गया है और इसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने भी लिया है बहुत पहले। गाइडलाइंस रूल किए गए हैं, गाइडलाइंस फ्रेम किए गए हैं लोअर जुडिशरी के लिए, पुलिस के लिए कि क्या करना चाहिए इन केसेस में, क्या नहीं करना चाहिए। इट इज नॉट दैट कि ऑल द केस आर फॉल्स, कुछ केसेस ट्रू भी होंगे, लेकिन what I have seen in my entire career of 15 years, at least 90% of cases are fake. 90%? Yes, 90%. That is a shocker for everyone, but 90% cases are fake. हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि भले ही 100 गुनहगार आजाद घूमे, लेकिन किसी भी एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। और आप कह रहे हैं कि 90% ऑफ द केसेस आर फेक। इसका मतलब 90% लोग हैं, 100 में से 90 ऐसे बेगुनाह हैं जिनको जेल में डाल दिया गया है या जिनके साथ अत्याचार हो रहा है। तो ये तो हमारे लीगल जुडिशरी सिस्टम का कंप्लीट फेलियर है। बिल्कुल, जैसा मैंने कहा कि 90% ऑफ केसेस आर फेक, इसका मतलब ये नहीं कि ऑल द केसेस हैव एंड अप इन अ ट्रायल और उसमें कन्विक्शन हुआ है। मैं इसलिए कह रहा हूँ 90% ऑफ केसेस आर फेक, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, ये जो 498 का केस होता है, 498A का केस जो होता है, उसके बाद आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लेते हैं लोग। द वुमेन गेट्स hefty amount of alimony and she gets the matter settled. इसीलिए this is a tool for extortion, I would say. If you want to extort your husband, if you want to extort your matrimonial family members, in-laws, go and file a case against them. They will bend down and they will give the amount of alimony you deserve. इसलिए मैं बोल रहा हूं ये एक टूल हो गया है कि किस तरह से अपने इन-लॉज के फैमिली को, अपने हस्बैंड को बेंड डाउन करके मोटी रकम वसूलने का। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोस केसेस जहां पर जेन्युइनली क्रुएल्टी होता है वाइफ पे, उसमें सबूत रहते हैं, एविडेंस रहते हैं कि हाँ ये जेन्युइन केसेस हैं। लेकिन जो 90% केसेस है वहां कोई सबूत नहीं रहता है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन इज अ रियलिटी, वी कैन नॉट डिनाई दैट। हमने निर्भया केस भी देखा था। लेकिन कानून और सिस्टम जिस तरह से एक औरत को सिर्फ औरत होने के लिए उसे एक ह्यूमन बीइंग समझने के बजाय सिर्फ उसे एक विक्टिम समझता है और हमेशा एक मर्द को अज्यूम करता है कि कल्प्रिट होगा, ये तो सेक्सिज्म है। दिस इज अगेंस्ट द फंडामेंटल एथॉस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन विच सेज के लॉ इज इक्वल फॉर एवरी सिटीजन। ये तो सीधा डिस्क्रिमिनेशन है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अंबुज, आपने जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का बात किया अभी कि वेदर औरत लोग को जिस तरह से अभी देखा जा रहा है दे आर सीन एज विक्टिम्स, इसके लिए थोड़ा हमें पीछे आना पड़ेगा। ये जो वुमेन प्रोटेक्शन लॉज जो है, स्पेशली 498A जो कि इस पर्टिकुलर केस में अतुल सुभाष के अगेंस्ट में किया गया था, 498A ऑफ आईपीसी। तो आईपीसी जो है वो 1860 में लाया गया था। अब एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो वुमेन लोग का हाल था, दे वर कंसिडर्ड एज अ वीकर सेक्स, उन्हें दबाया जा रहा था, they were not getting education, proper education, they were tortured, they were physically tortured, they were mentally tortured. इसीलिए some reformation was required for their फीमेल फिटिसाइड भी होता था, सती प्रथा भी थी। So considering all those aspects, just to protect the women, their interest, these laws have come. तो जैसा कि मैंने कहा कि 1860 से हमारा कानून बन रहा है, ये उस समय से बना हुआ है। उस समय जो सिचुएशन था, आज वो सिचुएशन नहीं है, लेकिन वो कानून तो वही रह गया। सेम कानून के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। इसमें आप जो कह रहे हैं कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के लिए कभी ये कानून नहीं बनाया गया था। ये कानून सिर्फ वुमेन का प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था, जो कि अभी मिसयूज हो रहा है और इसमें संशोधन भी हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है, जो टॉप मोस्ट कोर्ट है हमारे यहाँ का, वो भी गाइडलाइंस दे रही है हर केसेस में। मैक्सिमम जब भी उनके पास 498A का कोई भी केस आता है तो थर्ली गाइडलाइंस आर प्रिपेयर्ड,
गाइडलाइंस दिया जा रहा है लोअर जुडिशरी के लिए कि किस तरह से किस केस को देखना है 498A का केस को। पुलिस के लिए भी गाइडलाइंस दिया जा रहा है कि किस किस केसेस में किस तरह से आगे बढ़ना है। 498A खासकर पुलिस को गाइडलाइंस दिया गया है कि इनिशियली जब भी केस होता है नो अरेस्ट शैल बी मेड। फर्स्ट ऑफ ऑल यू डू प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, उसके बाद यू कैन गो एज पर लॉ। तो इंक्वायरी पहले करना पड़ेगा, उसके बाद प्रोसीड कर सकते हो। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये जेंडर बायसनेस नहीं है, ये मिसयूज है। अतुल सुभाष की पत्नी निकिता और अतुल सुभाष के इन-लॉज अरेस्ट हो गए हैं। अतुल सुभाष की पत्नी का ये कहना है कि अतुल सुभाष बहुत बड़े अय्याश थे और उनकी 3 गर्लफ्रेंड्स थी। उन्होंने उन पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का एक्यूजेशन लगाया है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की अगर हम बात करें तो अगर किसी औरत का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, शादी में रहने के बाद भी अगर वो किसी और मर्द के साथ रिलेशनशिप में है, क्या उस केस में भी मर्द को मेंटेनेंस देना पड़ता है? इसमें भी लॉ है कि अगर वाइफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करती है एंड इफ शी इज लिविंग इन एडल्ट्री विद अ थर्ड पर्सन, वो केस अगर प्रूव हो जाता है तब उसमें वाइफ को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। शी इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर अ सिंगल अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस। वी हैव द लॉ। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो औरत हो या मर्द हो कोई भी कर सकता है, लेकिन हम इस पर्टिकुलर केस में इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम मेन राइट्स की बात कर रहे हैं। प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट रीता कौशिक, उनके खिलाफ अतुल ने एक्यूजेशन लगाए हैं कि वो उनको हरास कर रही थी, उन्होंने उनसे रिश्वत की डिमांड की और वो बायस थी और इनकॉम्पिटेंट थी। आपका इस बारे में क्या कहना है कि अगर ये चार्जेस करप्शन के उनके प्रूव हो जाते हैं तो उन्हें उनके ऊपर क्या एक्शन हो सकता है और प्रोसेस क्या है एक जज के ऊपर एक्शन होने का? देखिए, हम लोग जो एलिगेशंस लगाए गए हैं वीडियो पे, वो एलिगेशन में इनकॉम्पिटेंसी पे तो मैं नहीं जाऊंगा बिकॉज शी इज अ जज, शी मस्ट बी कॉम्पिटेंट इनफ टू गेट इनटू दैट पोस्ट। So far as allegations of bribery is concerned and harassment is concerned, उस पे मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जो हमारे भारत में जो कानून है उसके हिसाब से जो जजेस हैं, खासकर जो सुपीरियर जुडिशरी के जजेस हैं, उनके अगेंस्ट में कोई क्रिमिनल केस नहीं हो सकता है। राइट, ये हमारे जजेस प्रोटेक्शन एक्ट सेक्शन 3 में दिया हुआ है। सो फार एज लोअर जुडिशरी इज कंसर्न्ड, वहां पर भी बार है क्रिमिनल केस करने से। सेक्शन 77 है आईपीसी का, जहां पे आप किसी भी जज के अगेंस्ट में क्रिमिनल केस नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसमें कैच है। कैच क्या है? यहां पर जैसे हमने अतुल सुभाष का वीडियो पे हमने सुना कि उसने कहा था कि जो प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट है रीता कौशिक, वो आफ्टर जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, मतलब आफ्टर कोर्ट आवर, उनको अपने कोर्ट में बुलाई और उनसे डिमांड की 5 लाख रुपया का कि उनका केस दफा दफा कर देगी, सेटलमेंट करा देगी। तो दैट इज अनवारंटेड, दैट कैन नॉट बी डन। तो अगर ये एलिगेशन प्रूव होता है देन डेफिनेटली शी कैन बी प्रोसिक्यूटेड क्रिमिनली। सेकेंडली, एक जज जो है लोअर जुडिशरी का जो जज है, उसके अगेंस्ट में डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग भी चल सकता है। अब वो प्रोसीडिंग चलाते हुए, जो कि हाई कोर्ट चलाता है, हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार, और हाई कोर्ट में एक कमेटी बनता है डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग कमेटी, तो वो चलाता है। तो वो उसमें अगर ये प्रूव हो जाता है कि हाँ उन्होंने ब्राइब मांगा था या ऐसा का कोई घटना घटा था आफ्टर द कोर्ट आवर्स, तो यस, उस सिचुएशन में भी उनको डिसमिस किया जा सकता है। शी कैन बी डिसमिस फ्रॉम हर सर्विस। सैयद मखदूम, ऋषि त्रिवेदी, अरविंद भारती and many more, and now Atul Subhash. All these men have committed suicide after, a dying declaration. तो क्या ये हमने जो वीडियो सुना अतुल का, इसको एज अ डाइंग डिक्लेरेशन एक एविडेंस माना जाएगा इस केस के लिए अगेंस्ट द जज नीता कौशिक एंड अगेंस्ट द in-laws? देखिए, so far as the in-laws are concerned and the wife is concerned,
जो वीडियो वायरल हुआ है और जो सुसाइड नोट बरामद हुआ है, उसके बेसिस में ही पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है, उसके बेसिस में उनका अरेस्ट भी हुआ है, ये 3 लोगों का। तो एज पर अवर इंडियन लॉ, देयर इज अ प्रोविजन अंडर सेक्शन 32 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट वेयर दीज थिंग्स आर कंसिडर्ड एज अ डायरिंग डिक्लेरेशन। क्योंकि उनका कोई फॉर्मल एफआईआर था नहीं, अतुल सुभाष जब वो सुसाइड कमिट कर रहे थे उससे पहले उन्होंने कोई फॉर्मल एफआईआर नहीं किया था। जस्ट उनका वीडियो आया, वीडियो उन्होंने बनाया, एक सुसाइड नोट लिखा और उस सुसाइड नोट में एक्यूजेशन लगाया अपने वाइफ पे, अपने मदर इन लॉ पे, अपने ब्रदर इन लॉ पे, एंड ऑफ कोर्स अगेंस्ट द जज। तो ऑफ कोर्स दिस हैज टू बी ट्रीटेड एज अ डायरिंग डिक्लेरेशन। इट इज अ पीस ऑफ एविडेंस, सब्सटेंशियल पीस ऑफ एविडेंस। Marriage is not commercial venture. Supreme Court of India. Women need to realize that beneficial laws aren't meant to threaten, domineer, or extract from husband. Supreme Court of India. सुप्रीम कोर्ट को ये सब पता है, फिर भी ऐसा क्यों होता है कि जब कोई औरत अपने हस्बैंड पे और अपने इन-लॉज पे गलत केस डालती है और वो प्रूफ हो जाता है कि वो केस गलत है, फेक केस है, तो सुप्रीम कोर्ट कॉग्निजेंस लेके उस औरत को पनिश क्यों नहीं करता? देखिए, हम केसेस डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाते नहीं है। सबसे पहले जो भी केस होता है इट कम्स टू द ट्रायल कोर्ट, जो कि लोएस्ट जुडिशरी है। लोअर जुडिशरी जो है इट इज अ ट्रायल कोर्ट फॉर दोज केसेस, वो ट्रायल करती है केस का, राइट। तो जब तक वहां पर आपका ट्रायल शुरू नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, तब तक सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा नहीं। इन बिटवीन कुछ एप्लीकेशंस फाइल होते हैं, जैसे मैंने एंटीसिपेटरी बिल का चर्चा किया था अभी, कि कोई भी अगर केस होता है, नॉन बेलेबल केस ऑफेंसेस जो होते हैं, उसमें लोग एंटीसिपेटरी बिल फाइल करते हैं, अरेस्ट जिनको नहीं होना पड़े। तो उसमें क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट तक वो मामला जाता है। अगर आपका लोअर कोर्ट्स में, हाई कोर्ट में रिजेक्ट होता है मामला, तब सुप्रीम कोर्ट जाता है। सेकेंडली, अगर मान लीजिए किसी को लगता है कि उसका केस में फॉल्स केस किया गया है 498A का, आइदर कंप्लेंट केस और पुलिस केस, उस केस में भी लोग जाते हैं हाई कोर्ट, प्रावधान है इसका, डायरेक्ट केस खत्म कराने के लिए। वहां अगर हाई कोर्ट में रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है, तब मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट। ये सब मामला जब सुप्रीम कोर्ट जाता है, तब सुप्रीम कोर्ट का ये प्रक्रिया आती है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस फ्रेम करते हैं, गाइडलाइंस को सर्कुलेट किया जाता है और उसके हिसाब से फिर सिस्टम चलता है। तो सुप्रीम कोर्ट हैज ऑलरेडी टेकन कॉग्निजेंस इन सर्टेन केसेस, लैंडमार्क केसेस आर देयर। जैसे मैंने कहा था जस्ट अभी कुछ देर पहले कि अरेस्ट नहीं करना है ये सब केसेस में, आप नोटिस भेजो जो कि कानून के तहत है। उस नोटिस में अगर आपको लगता है, मैं पुलिस केसेस के बारे में कह रहा हूं, पुलिस केसेस अगर होती हैं, नोटिस जाना पड़ेगा पुलिस के थ्रू। अगर नोटिस के बाद लोग आएंगे नहीं, नोटिस के बाद वो अपना बयान रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तब पुलिस के पास है राइट, ड्यूटी है उनका, जाके कोर्ट से वारंट लेके वो अरेस्ट कर सकती है पुलिस। तो लीगल रेमेडी है अपने पास, हर अक्यूज के पास लीगल रेमेडी है, लेकिन जो विक्टिम्स है वो, उनके पास वो लीगल रेमेडी है, उसका वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए आपने जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का कोट किया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा लीगल टेररिज्म, ये वर्ड यूज किया गया है, लीगल टेररिज्म क्यों यूज किया गया है? क्योंकि इस सेक्शन का बहुत ही दुरुपयोग किया जा रहा है महिलाओं के द्वारा। तो अगर कोई महिला झूठा केस करती है तो उसके अगेंस्ट क्या एक्शन है, उसके अगेंस्ट कैसे क्या एक्शन लिया जा सकता है? अगर महिला झूठी केस करती है और ये केस झूठा साबित हो जाता है ट्रायल के बाद या फिर हाई कोर्ट का ऑर्डर के बाद, जो कि अगर मान लीजिए कोई केस करने के बाद क्वॉशिंग में गया है, हाई कोर्ट ने उस केस को खत्म कर दिया, देन एंड देयर ट्रायल फेस नहीं करना पड़ा अक्यूज्ड को, 498A का मैं बात कर रहा हूँ, तो उस केस में जो पीड़ित है, हस्बैंड, उसके जो माता पिता है और जो भी अक्यूज है उसके फैमिली मेंबर्स, वो इंफॉर्मेंट जो वाइफ है उसके अगेंस्ट में वो केस कर सकते हैं मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का, नंबर 1। वो केस कर सकते हैं डैमेजेस का, जो कि इन द फॉर्म ऑफ सूट होता है, कंपनसेशन ले सकते हैं। तो लीगल रेमेडीज आर देयर, वन हैज टू एक्सरसाइज इट। सीआरपीसी 125 का जिक्र अतुल ने अपने वीडियो में भी किया है, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? 125 CRPC is a maintenance case that can be brought against the husband by the wife.
It not only constitutes the wife but also children and parents. इस केस में भी अतुल सुभाष का अगेंस्ट में मेंटेनेंस का केस किया गया था, जो कि उसने अपने वीडियो में बताया, और जो कि मैं इससे पहले कह रहा था कि मेंटेनेंस तभी देना है हस्बैंड को अगर वाइफ ये प्रूव कर पाए कि वो सक्षम नहीं है अपने आप को मेंटेन करने के लिए। अगर उस कपल का एक बच्चा है तो उस बच्चे के लिए भी वाइफ प्रे कर सकती है। अगर ऑफ कोर्स अगर बच्चा वाइफ के साथ है तब वो बच्चे के मेंटेनेंस के लिए भी प्रे कर सकती है कोर्ट से। उस पर भी बहुत सारे सर्कमस्टांसेस है जिसपे 125 डिनाई किया जा सकता है। अगर हस्बैंड ये प्रूव कर दे कि वाइफ जो है उसके साथ नहीं रह रही है विदाउट एनी रीजनेबल कॉज, तब भी शी इज नॉट एंटाइटल्ड। इससे पहले हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का ही बात कर रहे थे। इफ द वाइफ इज लिविंग इन एडल्ट्री एंड इट इज प्रूव्ड, देन आल्सो शी इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर मेंटेनेंस। जहां तक बात है मेंटेनेंस की, मुझे एक बात समझनी है कि अगर हस्बैंड जो है वो अनएम्प्लॉयड है और वाइफ कमा रही है, तो क्या हस्बैंड को मेंटेनेंस मिलेगा या उस केस में भी हस्बैंड को ही मेंटेनेंस देना पड़ेगा? इसमें क्या है अंबुज, सेक्शन 125 सीआरपीसी का जो मैं जिक्र किया था अभी, उसमें हस्बैंड का कोई राइट नहीं है मेंटेनेंस मांगने का, वो 125 में नहीं है। लेकिन हाँ दूसरे प्रोविजंस हैं हिंदू मैरिज एक्ट में, सेक्शन 24 जो है उसमें हस्बैंड का भी राइट बनता है कि इफ ही इज अनएम्प्लॉयड और वाइफ उससे कई गुना ज्यादा कमाती है तो ही कैन फाइल एन एप्लीकेशन बिफोर द फैमिली कोर्ट सीकिंग मेंटेनेंस फ्रॉम द फैमिली कोर्ट। देयर आर प्रोविजंस। ऐसा हुआ भी है? हाँ ऐसा हुआ भी है। तो इतने सारे केसेस होने के बाद सैयद मखदूम, ऋषि त्रिवेदी, अतुल सुभाष एंड मेनी मोर, हमारे लॉ मेकर्स कब जागेंगे? देखिए हम लोग लॉ मेकर्स तो जागे हुए हैं, इंसिडेंट्स कम नहीं हो रहे हैं, दैट इज अनफॉर्चुनेट। ऐसे केसेस हमेशा हो रहे हैं, पहले भी होते आए हैं। प्रॉब्लम क्या है हमारे जुडिशरी में पता है? हमारे जुडिशरी में प्रॉब्लम क्या है कि हम जो लॉ बुक्स हैं, जो एक्ट्स हैं, जो कोड है, जो एक्ट्स हैं, जो कानून बन चुका है, उसके दायरा में ही रह के जो जज है उसके दायरा में रह के वो डिसीजन सुना सकता है, जो वकील है उसके दायरे में रह के ही वो अपना आर्गुमेंट प्लेस कर सकता है। उसी में देखना पड़ेगा कि कौन सा केस में कितना एविडेंस है, किस केस में एविडेंस नहीं है, लैक ऑफ एविडेंस है, उसके हिसाब से ही हर केस डिसाइड होता है। अब यहां पर मैंने पहले भी बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट पहले भी रहा है इन सब केसेस में लीनियंसी बरतने का। गाइडलाइंस हैव बीन फ्रेम्ड आउट ऑलरेडी बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। अभी भी मैंने 2 दिन पहले मैं पढ़ रहा था 15 दिसंबर 20th दिसंबर में 2 और जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट के कि ये जो है 498A का जो केस है और 125 सीआरपीसी का केस है, ये आपका एक्सटॉर्शन के लिए यूज होता है मेनली। यस। और इसको सुप्रीम कोर्ट ने डेप्रिकेट किया है, स्ट्रांगली डेप्रिकेट किया है। तो अभी डेप्रिकेट करना और एक लॉ बनाना बोथ आर डिफरेंट इश्यूज। सुप्रीम कोर्ट डेप्रिकेट आज से नहीं कर रहा, बहुत पहले से कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट मेक लॉ, सुप्रीम कोर्ट कैन ओनली इंटरप्रेट द लॉ। सुप्रीम कोर्ट कैन ओनली गिव डायरेक्शंस टू द लेजिस्लेचर कि हाँ दीज अमेंडमेंट्स आर रिक्वायर्ड, सो यू काइंडली डू दीज अमेंडमेंट्स। अगर सुप्रीम कोर्ट को कोई लॉ गलत लगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल लगा, तो उसको स्क्रैप आउट कर सकती है। बहुत सारे स्क्रैप आउट हुए भी हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। तो अभी हमारे लॉ मेकर्स के कंधे पर ये दारोमदार है कि वो इस इंसिडेंट से सबक ले, क्योंकि ये एक आदमी का डेथ हुआ है इसमें। आदमी, दैट जेंटलमैन वाज कंपेल्ड टू कमिट सुसाइड। तो दिस इज अ बर्निंग एग्जांपल हाउ दीज केसेस आर एट लार्ज। इसको कैसे रोका जाए? आइदर इसमें अमेंडमेंट करो या नया कानून लाओ। ये होना, वो अमेंडमेंट, वो काम कौन करता है? पार्लियामेंट करती है। पार्लियामेंट करती है। पार्लियामेंट का एक विंग है लेजिस्लेचर जो कि लॉ मेकर है, वो करती है और वो करेगी। 498A का जो केसेस होते हैं आईपीसी में, जो धारा है, इसी को स्क्रैप आउट कर देना चाहिए, ये मेरा मानना है।
क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये आपका फिजिकल असॉल्ट का ही केस है रिलेटिंग टू मैरिज, बट फिजिकल असॉल्ट के लिए और भी सेक्शन से, फिजिकल असॉल्ट के लिए और भी सेक्शन इसी में बीएनएस में। तो 498 क्यों, क्या जरूरत है 498 का? जब 498 आप लाए हो, इतने सारे केसेस हो रहे हैं, फॉल्स केसेस हो रहे हैं, आए दिन हम सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट वर्डिक्ट सुन रहे हैं, तो व्हाई नॉट ब्रिंग अनदर सेक्शन 498B फॉर द हस्बैंड्स? हस्बैंड्स भी प्रताड़ित होते हैं। यस, ऐसे मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं जहां हस्बैंड्स लोग प्रताड़ित होते हैं। दे हैव टू फेस क्रुएल्टी, दे हैव टू फेस मेंटल क्रुएल्टी, दे हैव टू फेस फिजिकल क्रुएल्टी एट द हैंड ऑफ वाइफ्स। वो कहां जाएंगे? उनके लिए तो छोटा सेक्शन है, वो जो सेक्शन में केस फाइल करेंगे उसके सेक्शन का कम वेटेज है, वो बेलेबल सेक्शन है, लेकिन वाइफ जो केस फाइल करेगी वो नॉन बेलेबल सेक्शन है। तो इसमें अमेंडमेंट होना चाहिए, नया कानून आना चाहिए, ये मेरा मानना है। अनफॉर्चुनेट था कि किसी ने अपनी जान दे दी, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार अतुल सुभाष का बलिदान जाया नहीं जाएगा, क्योंकि जैसे निर्भया के बलिदान के बाद वुमेन प्रोटेक्शन के लिए काफी काम हुआ, वैसे शायद अतुल के बलिदान के बाद मेन राइट्स के लिए काफी काम होगा और एक जेंडर इक्वालिटी सोसाइटी में आई, जिससे सोसाइटी का बैलेंस ना बिगड़े। अभी आपने निर्भया केस के बारे में बताया, निर्भया केस के बाद 376 आईपीसी में बहुत सारे फेरबदल किए गए हैं, नेसेसरी अमेंडमेंट्स किए गए हैं, और वो अमेंडमेंट्स जो हैं दोज वे नेसेसरी, वो किए गए हैं निर्भया कांड के बाद। तो मुझे लगता है कि अतुल सुभाष का ये जो एपिसोड हुआ, जिसके अगेंस्ट में अभी मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट में एक पीआर भी दर्ज किया गया है थोड़ा रिफॉर्मेशन लाने के लिए, तो वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो मे बी वी कैन गेट सम रिफॉर्मेशन इन दीज काइंड ऑफ लॉज आल्सो इन 498 आईपीसी एंड आल्सो 125 सीआरपीसी एंड अदर मेंटेनेंस लॉज व्हिच आर प्रिवेलिंग इन आवर कंट्री। एग्जैक्टली, दैट इज वेरी मच नीडेड, क्योंकि अगर किसी सोसाइटी में किसी एक सेक्शन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होने लगे ऑन सिस्टमिक लेवल, जहां पे सिस्टम ही ऐसा लग रहा है कि सिस्टम ही डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, तो वो सोसाइटी कोलैप्स होने के लिए मजबूर हो सकती है। इसीलिए हमें इस चीज का ध्यान देना होगा। फाइनली हमारे देश में न जाने कितने ऐसे अतुल सुभाष होंगे जो कि इस प्रॉब्लम से जूझ रहे होंगे। तो आप हमें ये बताइए कि जो लोग इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं या फिर जो लोग चाहते हैं कि ऐसे प्रॉब्लम से बचें, उनके लिए आपका मैसेज क्या होगा? देखिए, अगर हम सेक्शन 498 आईपीसी का बात करें, जो कि एक क्रिमिनल ऑफेंस है, तो अगर किसी आदमी पे और उसके फैमिली मेंबर्स पे उसकी वाइफ ने क्रिमिनल केस कर दिया है, अगर एफआईआर किया है, तो इमीडिएटली उसे एंटीसिपेटरी बेल मूव करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर पुलिस उसको 41A का नोटिस देती है सीआरपीसी में, तब उसमें वो 41A का कंप्लायंस करे। अगर एंटीसिपेटरी बेल उनका रिजेक्ट भी होता है सेशन कोर्ट से, तो वो हाई कोर्ट में अप्लाई करे, क्योंकि अभी लॉ जो है थोड़ा लीनियंट हो गई है 498A में। सो फार एज इन लॉज आर कंसर्न, उन लोगों को तो एंटीसिपेटरी मिल जाता है, हस्बैंड को तब नहीं मिलेगा जब कोई मेडिकल एविडेंस रहेगा, प्राइमा फेसी। वो अगर रहा तब दिक्कत होगा, लेकिन अगर नहीं रहा तो एंटीसिपेटरी बेल मिलेगा। अगर वो फॉल्स केस है प्राइमा फेसी, अगर वो केस बनाया गया है, तो उसमें एक और आपके पास लीगल रेमेडी है हस्बैंड्स के पास या इन लॉज के पास, वो डायरेक्ट हाईकोर्ट मूव कर सकते हैं क्वॉशिंग ऑफ एफआईआर के लिए, क्वॉशिंग ऑफ केस के लिए, जो कि इनहेरेंट पावर है हाईकोर्ट का। उसमें हाईकोर्ट इंटरफेयर करती है और केस भी खत्म हो सकता है। तो इसीलिए कोई भी अगर एफआईआर होगा तो पैनिक करने का कोई जरूरत नहीं है। एक होता है कंप्लेन केस, इससे पहले हम एफआईआर का बात कर रहे थे। जो 498A का केस है, इसमें एक औरत कंप्लेन भी कर सकती है बिना एफआईआर किए डायरेक्टली कोर्ट में। उन केसेस में संज्ञान लेने के बाद कोर्ट समन्स जारी करता है, समन्स जारी करने के बाद वारंट का बात आता है। तो जब समन्स का स्टेज आता है, तभी लोग जाके एंटीसिपेटरी बेल फाइल कर सकते हैं, लोग जाके क्वॉशिंग फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट में। अगर उनका केस गलत है, उनका केस में अगर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन दिखता है, एलिगेशंस नहीं है उस तरह के, तो कोर्ट इंटरफेयर करती है, केस खत्म हो सकता है।
इसीलिए ऐसा नहीं है कि हर आदमी अतुल सुभाष जैसा स्टेप ले। अगर आप पे क्रिमिनल केस हो रहे हैं, आप उसका डट के सामना कीजिए। यू हैव द लीगल रेमेडी, उस लीगल रेमेडी से आगे बढ़िए, जस्टिस विल प्रिवेल। ओके, सो जस्ट टू क्लैरिफाई टू आवर ऑडियंस कि अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर झूठे केस हो चुके हैं, तो सबसे पहले तो आपको कोई भी ऐसा स्टेप लेने की जरूरत नहीं है जिसमें आप अपने आप को हार्म करें। दूसरा ये बिल्कुल कि अगर आप चाहें तो आप भी एलिमनी क्लेम कर सकते हैं, सॉरी मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, अगर आप कम कमाते हैं या आप नहीं कमाते हैं और आपकी वाइफ जो है वो ज्यादा कमाती है। और तीसरा ये कि जो अभी सिद्धार्थ ने बताया, आप सबसे पहले एंटीसिपेटरी बेल के लिए मूव करिए और जो सही प्रोसेस है, सही प्रोसीजर है, उसको फॉलो करिए। डरने की जरूरत नहीं है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। इसमें ऑलरेडी कोर्ट ने इस लॉ को लीनियंट कर दिया है, जहां पे आपको नॉन बेलेबल वारंट जस्ट ऑन द स्टेटमेंट ऑफ वुमेन नहीं अरेस्ट किया जाएगा। पहले आपको नोटिस दिया जाएगा, फिर इंक्वायरी होगी और उसके बाद कोई डिसीजन लिया जाएगा। एम आई करेक्ट सिद्धार्थ? सही। यस यस, टू सम एक्सटेंट यू आर करेक्ट, लेकिन हाँ आपने सही से फ्रेज नहीं कर पाया क्योंकि लीगल टर्मिनोलॉजी है। इट इज नॉट दैट कि एवरीवन विल बी एबल टू फ्रेम ऑल दोस थिंग्स। एनीवेज, तो पीपल शुड नॉट पैनिक, they should trust the judicial system, and I'm sure that reformation is due. It has to come someday or the other. We'll see laws in favor of husbands also, and these laws in favor of wives will also get amended sooner or later. और मैं इसमें एक और बात कहना चाहूंगा कि बहुत लोग जो है उनका एटीट्यूड ये हो गया है कि वो अपना गुस्सा अगेंस्ट वुमेन निकाल रहे हैं। इसमें औरतों की कोई गलती नहीं है, इसमें उन औरतों की गलती है जो गलत केस फाइल करती हैं। जैसे एक मर्द क्रिमिनल हो सकता है, वैसे एक औरत भी क्रिमिनल हो सकती है। इसीलिए जेन्युइन केसेस होते हैं अगेंस्ट वुमेन, जिन औरतों को हमें सपोर्ट करना चाहिए और अपना गुस्सा सिस्टम पे या औरत पे नहीं निकालना चाहिए। अपनी जो एनर्जी है बचा के रखिए। एंड लेट्स होप कि आगे जाके ना कोई निर्भया केस हो और ना कोई अतुल सुभाष केस हो। इस प्रोग्राम में अपना समय देने के लिए सिद्धार्थ, मेरे दोस्त, मेरे भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। Thank you so much, Ambuj. Thank you so much. Bye bye.